इस पर अपनी मार्गदर्शन बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है? आप सब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैम। यस मैम। हाँ, तो मैं अपना व्याख्यान शुरू करूं उसके पहले मैं जानना चाहूंगी आप लोग किस लेवल के विद्यार्थी हैं, मतलब कौन से ईयर में पढ़ते हैं, स्कूल के विद्यार्थी हैं या कहाँ के विद्यार्थी हैं? तो आप में से कोई भी एक जन मुझे कृपा करके बताने की कोशिश करे कि आप लोग स्कूल के हैं कि कॉलेज के हैं? मैम सभी फर्स्ट ईयर के हैं। आप सभी फर्स्ट ईयर के, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गए हैं और आपको परियोजना कार्य करना है ना, प्रोजेक्ट जो बोलते हैं जिसको, ठीक है। और प्रोजेक्ट में अभी 3 दिन आपने अभी 3 दिनों में क्या पढ़ा, थोड़ा सा मुझे बताएंगे। जैसे आज का तो मुझे पता चल गया कि आपको क्वेश्चनायर कैसे बनाएं परियोजना के लिए, या आप गूगल फॉर्म के बारे में आपको बताया कुणाल सर ने, पर उसके पहले आपको क्या ये बताया गया कि जो परियोजना होती है उसका विषय आप कैसे मतलब चयन करते हैं? क्योंकि किसी भी परियोजना को शुरू करने के लिए परियोजना शुरू तो हो जाती है, लेकिन विषय चयन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो सब्जेक्ट हम लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मुझे बताएं कि आप, यदि आपको इस बारे में बताया गया है तो कि सब्जेक्ट कैसे चूज करते हैं, आप ये बताएं। हेलो। यस मैम। यस मैम। विषय का चयन कैसे करते हैं आप ये बताइए मुझे। ये अभी तक आपने इतने दिन, 3 दिन, ये लास्ट दिन है ना आज आपका? तो नो मैम, दिस इज सेकंड डे। अच्छा, आज आपका सेकेंड डे है, ओके। तो सेकेंड डे में आपको, अभी फर्स्ट डे हुआ तो फर्स्ट डे में ये तो बताया होगा ना कि जो आप परियोजना जिसपे आप काम करना चाहते हैं उसका विषय कैसे चयन किया जाता है, ये बताइए कोई भी एक जन। यस मैम, हम सब्जेक्ट चूज करने के लिए जो भी हमारा टॉपिक होगा उसे हम देखेंगे कि जो हमारे आसपास का जो एरिया है, मीन्स जो हमारा एरिया होगा वो तो हमें सबसे पहले लिमिटेड एरिया लेना है, ना ही बहुत ज्यादा वाइड और वास्ट एरिया हम नहीं ले सकते, क्योंकि दिस इज अवर वेरी बेसिक प्रोजेक्ट एज यू नो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसका डेटा जो है, जो उसकी न्यूज़पेपर्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो हम लोग को जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड उस टॉपिक हम सोच रहे हैं लेने के लिए, वो हमें अवेलेबल है या नहीं है। अगर हम ज्यादा ऐसे टॉपिक अगर हम चूज कर लेंगे जिनमें हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है या अवेलेबिलिटी नहीं है उस चीज की, तो हम उस चीज को ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे और ना ही उस चीज की अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो बहुत बहुत अच्छा और सारगर्भित बताया। परंतु जब हम विषय चयन करने जाते हैं तो उसमें भी कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं आपके लिए, ठीक है। इसमें सबसे पहली बात तो मैं एक थोड़ा सा आपको चीज बताऊंगी कि जब आप कभी परियोजना कार्य करते हैं तो वो परियोजना कार्य का जो विषय है ना, उसका चयन करने का तरीका क्या होता है वो हम बताएंगे। जैसे आप जानते हो कि परियोजना को हम प्रोजेक्ट बोलते हैं, और जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली आपका फर्स्ट ईयर के लेवल पे है ना। और फर्स्ट ईयर के लेवल पे आप नए हैं, आप समाज में सबसे पहले आए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका अभी जो जिसको हम शोध कहते हैं उसमें उतना अभी आपका विकास नहीं हो पाया है कि आप एकदम से कोई चीज को चयन करें। तो आप जब आपका ये आपको समझ में नहीं आ पाया है कि आपको विषय का कैसे चयन करना है, तो उसके कुछ एक रूल्स होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं जिनके आधार पे हम उसको सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप जब किसी परियोजना का चयन करने जा रहे हैं तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको मेनली परियोजना कहाँ करनी है और हमको कैसे करनी है, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि परियोजना हमको कहाँ करनी है,
एक बात आती है हमारे सामने कि ये परियोजना हम किस उद्देश्य के लिए करने जा रहे हैं, ठीक है। और जब हम इस परियोजना को करने जाते हैं तो ऑब्वियसली जैसे आप अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं और अनूपपुर के डिस्ट्रिक्ट में कई सारे ढेर सारे गांव भी होंगे, ठीक है। और जब इन गांवों में आप देखते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे तथ्य दिखाई देते होंगे या ऐसे कुछ समस्याएं दिखाई देती होंगी या ऐसी कोई बात दिखाई देती होगी जो आम बात नहीं होती है, साधारण बात नहीं होती है, ठीक है। और उसी पे वो साधारण बात इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसमें कुछ चीजें तो आपको पता होती हैं और कुछ चीजें आपको नहीं पता होती है। कुछ चीजें तो आपको देखने से समझ में आती है कि हाँ भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे हर जगह मनरेगा चल रहा है। मनरेगा जानते हैं ना क्या होता है ना? महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ये, ठीक है। ये सब आप जानते हैं कि नहीं जानते? मनरेगा नाम सुना है मनरेगा का? यस मैम वी नो, ठीक है ना? तो मनरेगा सभी ने सुना हुआ है और मनरेगा एक यूनिवर्सल स्कीम है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, अप्लाई किया है, ठीक है। और क्या किस कारण से किया है आप देखेंगे तो उसका पूरा जो अल्टीमेट एम है वो 2-4 चीजों पे आधारित है। एक तो लोगों को रोजगार देना। पहले क्या होता था, सिचुएशन क्या होती थी कि भारत में ऐसी स्थितियां हैं कि कहीं एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। एक सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं थी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देने की। इससे क्या होता था कि भुखमरी या गरीबी, इनकी जो हमारे सामने समस्या थी बहुत ज्यादा एक्यूट समस्या होती थी, ठीक है। और उसके कारण प्रॉब्लम क्या होती थी कि जो लोग काम करने के लिए तैयार होना चाहते थे उनको काम नहीं मिलता था, जो लोग काम नहीं करते थे उनको काम मिल जाता था। तो मतलब पूरे का पूरा जो व्यवस्था थी वो ऐसी तितर बितर थी कि जिससे एक सिस्टमैटिक, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक, एक कोई सिस्टम नहीं था हमारे सामने कि जो जिनको जरूरत है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अब ये एक यूनिवर्सल चीज है कि भाई इसके लिए सरकार ने मनरेगा लाया ताकि लोगों को सुनिश्चित रोजगार दे सके, एक बात। दूसरी बात, जब रोजगार मिलेगा तो उनके पास में पैसा आएगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, उनकी मांग बढ़ेगी, वो खाना खा सकेंगे या अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। क्यों? उनके पास में पैसा रहेगा तो खाने मतलब जो कंजम्पशन डिमांड है उसके ऊपर तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में वो खर्चा करेंगे, बाकी जो बचेगा वो अपने जीवन निर्वाह की दूसरी वस्तुएं खरीद पाएंगे। तो कुल मिला के यदि हम मनरेगा की पूरी स्कीम को देखें तो मनरेगा के कुछ 4-5 उद्देश्य आते थे कि एम्प्लॉयमेंट दे, लोगों के हाथ में इनकम आए, लोगों की मांग बढ़े। इनकम आएगी तो मांग बढ़ेगी, कौन सी? उपभोक्ता वाली मांग बढ़ेगी, और उपभोक्ता मांग बढ़ने से वो लोग वस्तुओं को खरीद पाएंगे और साथ में अपने जीवन स्तर में सुधार ला पाएंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट मनरेगा का है। अब इसके जितने भी बिंदु मैंने अभी चर्चा करी, ये हर एक बिंदु में यदि आप मनरेगा का डॉक्यूमेंट उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनरेगा के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जब हम अब इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारी परियोजना का क्या बन जाते हैं? हिस्सा बन जाते हैं। तो जब हमसे कोई ये कहता है कि आप किसी परियोजना पे काम करो, तो हमारे सामने सबसे बड़ी बात होती है कि हम ऐसे कौन से विषय को लेके का चयन करें जिसपे हम कोई परियोजना कार्य कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बता रही हूं आपको कि कुछ चीजें हैं। अब 1 मिनट का टाइम देना, मैं आपको अपनी पीपीटी शेयर करती हूं और उससे मैं आपको समझाऊंगी कि वास्तव में किसी परियोजना के कौन कौन से आयाम हो सकते हैं, उन आयामों को हम किस किस आधार पे परख सकते हैं और उसमें से हमको ऐसे कौन से विषय को चुनना चाहिए जिससे हमारा जो परियोजना कार्य है वो बहुत अच्छा ही ना हो बल्कि वो प्रभावी भी हो। कोई भी परियोजना कार्य होता है वो प्रभावी तब कहलाएगा जब उसमें से कोई ना कोई आप पॉलिसी सजेशन, नीतिगत सजेशन या नीतिगत सुझाव दे पाएंगे, ठीक है। तो दो परियोजना करते समय या परियोजना के विषय का चयन करते समय 2 बातों का बहुत ज्यादा हमको ध्यान रखना पड़ता है। एक, हम विषय का चुनाव क्या करें,
और विषय ऐसा होना चाहिए जिससे हम कोई नीति बना सकें। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई आपको? हेलो, हो गई मैम। हाँ। Yes, तो ma'am, it's clear. अब आपके सामने अब इस विषय का चुनाव कैसे करना है, तो हम एक मनरेगा को लेकर चलेंगे और मनरेगा से हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि विषय का चुनाव कैसे होगा, विषय में कौन कौन से मुद्दे आप देखेंगे, उससे आप अपने परियोजना के उद्देश्य का निर्धारण कैसे करेंगे, उद्देश्य बनाने के बाद उसको कैसे आपको एनालाइज करना है। ठीक है, तो 1-2 मिनट रुकिए, मैं आपको अपनी पीपीटी शेयर कर रही हूँ। ये पीपीटी एक्चुअली मेरे को थोड़ी इंग्लिश में है, बहुत इजी है, समझने लायक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, बस मैं बोलूंगी हिंदी में, आप पढ़ ले, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, 1-2 मिनट रुक जाइए। ये दिख पा रही है मेरी स्क्रीन? यस मैम। दिख रही है? इसमें सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब जो परियोजना की समस्या होती है उसको सिलेक्ट करना। ठीक है, और कोई भी परियोजना आप करो, कैसी भी परियोजना करो, उसको वास्तव में वो क्या होता है, एक प्रकार का शोध होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आप कुछ नया देखने के लिए जाते हो। ठीक है, कुछ नया निकालना आपका है। कोई भी परियोजना आप ले रहे हो तो वो यदि ऑलरेडी पहले किसी ने कर रखी है तो ऐसी परियोजना या ऐसा प्रोजेक्ट लेने का मतलब नहीं होता है। हमको हमेशा क्या करना चाहिए, ऐसा टॉपिक ढूंढना चाहिए जिसमें हम कुछ नया निकाल सके। तो अब इसको जब आप निकालने जाते हैं तो क्या नया निकालेंगे, वो मुख्य बात होती है। और इसमें 2 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एक, आप क्या समस्या लेना चाहते हैं और वो समस्या क्यों लेना चाहते हैं। हर एक चीज का क्या और क्यों, ये 2 ऐसे क्वेश्चन मार्क वाले शब्द हैं या ऐसे प्रश्नावाचक शब्द हैं जिसपे हमको क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। क्या लेंगे और क्यों लेंगे। क्या लेंगे का मतलब क्या है कि कौन सा एरिया हमको ढूंढना है या किस चीज पे हम अपनी परियोजना का विषय चुने। ठीक है, तो विषय कैसा होना चाहिए, विषय सरल होना चाहिए, लोगों से संबंधित होना चाहिए, और दूसरा कि वो कम से कम पर्पस उसका एक होना चाहिए। पर्पस मतलब उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होना चाहिए। वो उद्देश्य का क्या मतलब होना चाहिए कि उद्देश्य कि हम उसका उस परियोजना के माध्यम से एक नीतिगत निर्णय दे पाएंगे। ठीक है, अब एरिया कौन सा सिलेक्ट करेंगे। हम चूंकि एक कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर में है, तो हम पूरी सोसाइटी को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, एक स्पेसिफिक एरिया को लेंगे। ठीक है, एक छोटे एरिया को लेंगे, एक और छोटे एरिया को लेकर फिर हम अपने प्रॉब्लम का चयन करेंगे। तो अब यहाँ पे वापस से हम जाते हैं, मान लो मनरेगा है और उसके मैंने जैसे आपको बताया कि 4 या 5 आपके क्या है, एरियाज हैं। ठीक है, अब 4 या 5 चीजों पे वो मनरेगा पूरा टिका है। पहली बात कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। तो हमारी परियोजना का उद्देश्य क्या हो सकता है, हम ये देखना चाहें कि भैया मनरेगा ने अभी तक कितने लोगों को रोजगार दिया। जब हम इस बात को देखते हैं कि तो हम उस परियोजना का क्या करेंगे, टाइटल बनाएंगे। सबसे पहले विषय का निर्माण करेंगे। तो विषय का निर्माण क्या करना, ये देखने का प्रयास करना कि मनरेगा ने अभी तक कितने लोगों को रोजगार दिया। तो मनरेगा और रोजगार का अध्ययन, ये एक आपका क्या हो सकता है, परियोजना का विषय हो सकता है। ठीक है, तो या रोजगार की उपलब्धता का अध्ययन कि मनरेगा में भाई रोजगार तो देना उसका एक उद्देश्य है, लेकिन क्या, अब दूसरा वर्ड क्या है, क्या वो रोजगार पूरे 365 दिन मिल रहा है, पूरे साल भर मिल रहा है, 8 महीने मिल रहा है, 6 महीने मिल रहा है। मतलब इसका मतलब कि हम ये देखें कि वो मनरेगा में रोजगार उपलब्ध होने की इंटेंसिटी क्या है, कितना समय रोजगार उपलब्ध रहता है और कितना समय लोग बेरोजगार रहते हैं। ये भी अपने आप में एक एरिया हो सकता है। दूसरा एक एरिया है कि भाई ठीक है, लोगों को मनरेगा में रोजगार मिला तो क्या उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ, दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, मनरेगा का जीवन स्तर पे प्रभाव, एक दूसरा टॉपिक हो गया हमारा। तीसरा,
अब तीसरा विषय क्या है कि भाई मनरेगा में लोगों को नौकरी मिलेगी तो नौकरी से इनकम मिलेगी। तो हम क्या देख सकते हैं कि क्या वास्तव में लोगों को जो आय प्राप्त हो रही है क्या वो इतनी सफिशिएंट है कि उससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। तो हम क्या देख सकते हैं, मनरेगा का आय पर प्रभाव। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले चूंकि आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो आपको जो विषय का चयन करना है वो किस लेवल पे करना है, माइक्रो लेवल पे, सूक्ष्म स्तर पे करना है। ठीक है, अब कहने के लिए तो आप देखो मनरेगा एक नेशनल लेवल प्रोग्राम है, नेशनल लेवल एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम है, लेकिन वो हर एक गांव में हर एक बस जगह पे है। एक 2 मिनट होल्ड करना प्लीज, है ना राजू भाई, मैं अभी क्लास में हूं, मैं आपको वापस कॉल। हाँ, तो मेन बात यह है कि जब आप कोई भी विषय का चयन करने जाएं तो वो विषय क्या होना चाहिए, सूक्ष्म स्तर का होना चाहिए। वो सूक्ष्म स्तर में भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्या करना चाहिए, इंडिकेट करना चाहिए। तो जैसे मैंने भी बताया कि जो मनरेगा है उसके 3-4 पॉइंट हैं आपके, परंतु आपको चारों पॉइंट पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आप उसका ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब हम देखते हैं कि अब ये हमने सपोज एक विषय का चयन कर लिया और वो कैसे रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है। तो मनरेगा जो है वो सोसाइटी के अंदर है, सोसाइटी के लोगों के लिए है, लोगों को रोजगार देने के लिए। तो उसका अब जब रोजगार मिलेगा और तो उसका कहीं ना कहीं संबंध उसके रोजगार की प्रकृति से भी हो सकता है कि भाई कहाँ पे रोजगार मिल रहा है। जैसे जो एरिया है वहां पे माइंस में भी मिल सकता है, जैसे ऐसे जगह पे मिल सकता है, खदानें ज्यादा है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे यदि कोयला, लाइमस्टोन, बॉक्साइट ये सब एरिया है तो वहां पे हो सकता है कि खदानों में काम मिले। तो खदानों का में जब काम मिल रहा है तो उसका सीधा संबंध किससे पड़ेगा, एनवायरमेंट से पड़ेगा। ठीक है, और एनवायरमेंट का जो पर्यावरण से संबंध पड़ेगा उसमें कई सारी वापस दूसरी टाइप की प्रॉब्लम्स निकल के आ सकती। तो उसमें आपको मेनली कौन से प्रकार की सोशल प्रॉब्लम्स आ रही है उस रोजगार के उपलब्ध होने के कारण, ये भी एक अपने आप में क्या हो सकता है, परियोजना का विषय हो सकता है कि भाई रोजगार तो उपलब्ध हो रहा है लेकिन रोजगार ऐसी जगह पे हो रहा है जिसका मतलब जो एकदम पैथेटिक है, पैथेटिक मतलब बहुत दयनीय स्थिति में, या खदान के अंदर मिल रहा है जिसका इम्पैक्ट लोगों की हेल्थ पे पड़ रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो वहां पे आप उसको एक सोशल प्रॉब्लम बता के आप फिर उसका सोशल एस्पेक्ट भी ले सकते हो। इसी तरह हो सकता है कि वो पर्टिकुलर जो मतलब विषय है, हो सकता है कि वो कई सारे अन्य विषयों से जुड़ा हो, इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं या हाईली डाइवर्सिफाइड जिसको कहते हैं आप। ठीक है, अब जैसे आप ये देखोगे कि यदि हम जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट जो है वो कोई एक पर्टिकुलर एरिया से जुड़ा हुआ नहीं रहता। एनवायरनमेंट क्या होता है आपका, सोशल एनवायरनमेंट भी होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी होता है, सोसाइटल एनवायरनमेंट भी होता है, फिर फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, कई सारे प्रकार के एनवायरनमेंट होते हैं। तो अब उनमें से और हर एक एनवायरनमेंट अपने आप में कई दूसरे आयामों को लेके चलता है और हर एक आयाम अपने आप में क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो यदि ऐसा टॉपिक है आपका जिसके जो हाईली डाइवर्सिफाइड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो आप उसके हर एक पहलू पे क्या कर सकते हैं, अपने परियोजना कार्य को बना सकते हैं और उसका जो प्रभाव है वो आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया पे देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ में यदि आप मान लीजिए और थोड़ा आगे चले, मान लीजिए आप कौशल विकास की बात कर रहे हैं जिसमें टैलेंट की बात होती है, कौशल विकास की बात होती है, या आप सोच रहे हैं कि चलो हम भाई ऐसा देखें कि आप सभी यूथ हैं और यूथ के लिए सरकार ने जैसे समझ लीजिए कौशल विकास की मतलब स्कीम लेकर आया है। तो अब आप ये देखना चाहते हो कि क्या जो कौशल विकास की स्कीम है वो वाकई यूथ के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। ठीक है, यदि है तो किस मायनों में महत्वपूर्ण है,
दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है। यदि उसके अलग अलग मायने, तो हर एक जो आयाम है उसका, वो क्या कौशल विकास कर पा रहा है, और यदि कौशल विकास कर पा रहा है तो उसका आउटपुट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली क्या बात आ जाती है कि आप ये भी देख सकते हैं, एक ही फिर से वापस चीज आई कौशल विकास, और उसका संबंध यूथ से बनाया कि ताकि वो युवाओं को वो क्या कर सके, उनमें उनकी कैपेबिलिटीज को डेवलप करके, उनकी क्षमताओं का विकास करके उनको क्या कर सके, रोजगार के काबिल बना सके। तो अब ये वापस यहाँ से क्या हुआ कि कौशल विकास होने के कारण मनरेगा ने क्या ऐसे कौशल विकासों के लिए, या जिन्होंने कौशल विकास के अंतर्गत अपने कौशल का विकास किया है या अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप किया, क्या मनरेगा ने उनके लिए भी कोई रोजगार बनाया या नहीं बनाया। फिर वापस से लिंक हो गया। तो जब आप कोई एक पर्टिकुलर इशू ले रहे हो तो आप उसका संबंध किसी एक एरिया से मत देखो, बल्कि उसको क्या करो, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे देखो। ब्रॉड मतलब उसका बृहद रूप आप देखो, और बृहद रूप में हर आपको जितना ज्यादा आप बृहद रूप में उसको देखोगे, जितना ज्यादा अन्य विषयों से उसको जोड़ोगे, उतना ज्यादा आपको वो पर्टिकुलर, उतने ज्यादा उस परियोजना से रिलेटेड आयाम मिल सकते हैं। और ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी भी किसी भी समस्या को आप किसी एक एंगल से नहीं देख सकते हो। उस समस्या को के जितने एंगल निकल सकते हैं, पहले उन आयामों की चर्चा करो, और फिर हर एक एंगल में किसी एक छोटे से एंगल को आप देखो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि हर एक समस्या को दूसरी चीजें भी अफेक्ट करती हैं। जैसे मनरेगा को क्या क्या अफेक्ट करेगा? मनरेगा को अफेक्ट करेगा कि सरकार की मंशा, सबसे पहले सरकार की पॉलिटिकल विल। ठीक है, तो यदि जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है वो ये देख सकते हैं कि सरकार ने भाई ये जो मनरेगा की स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है ना, उसमें कितनी दूरी तक या कितनी पॉलिटिकली सरकार कितनी साउंड है या कितनी विलिंग है किसी पर्टिकुलर चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो वो किससे पता चलेगा? वो हमको पता चलेगा कि सरकार ने पिछले पूरे सालों में मनरेगा में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या बजट का प्रावधान किया है और कैसे कैसे उस बजट को बढ़ाया है। अभी हाल के बजट में जब निर्मला सीतारमण जी ने बजट दिया था तो उस समय मनरेगा का बजट कम हो गया। तो ये एक चिंता की बात है कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि भैया हम रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं, हम यूथ को रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसके लिए जो आवंटन है बजट का वो कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिटिकल विल पे, मतलब राजनीतिक इच्छाओं पे क्या होता है, एक क्वेश्चन मार्क बनता है। या यदि हम स्टेट लेवल की बात करें तो सरकार ने मनरेगा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी तरफ से क्या एफर्ट किया, ये भी एक आयाम हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो अब उसको क्या करना है, दूसरे विषयों के आयामों से जोड़ने का भी काम आप कर सकते हो। ठीक है, कि कोई एक पर्टिकुलर चीज है उसका लाभ कितने दिशाओं में हो सकता है, वो भी एक परियोजना का पसंद लागत है हिस्सा हो सकता है। ठीक है, अब आप इस लेवल पे आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को मत देखिए, परिस्थितियों को मत देखिए। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस मैम, पर वो कोई डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, कोई बीच में डिस्टर्ब कर रहा है पीछे से। मेरा निवेदन है सबसे कि आप लोग अपना माइक म्यूट रखें प्लीज। ठीक है, क्योंकि आपकी आवाज यहाँ तक जा रही है। तो बेसिकली आप क्या करना चाहते हैं, जब आप कोई परियोजना का विषय चयन करना चाहते हैं तो उस समय बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्या करें, एक तो आपका विषय छोटा हो, विषय एक उस विषय के किसी एक पर्टिकुलर आयाम को ले और फिर उसको आप जाके प्राइमरी डेटा के थ्रू फील्ड में जाके आप उसको असेस करें। उसका सेकेंडरी डेटा आप यदि लेने जाएंगे
तो आपको उसमें वो चीजें देखने को नहीं मिलेगी जो वास्तव में आप देखना चाहते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे कोई भी विषय हुआ उसके आप डिफरेंट एंगल्स जरूर दे सकते हैं। उसको आर्थिक रूप से भी देख सकते हैं, सामाजिक रूप से भी देख सकते हैं। यदि उसका संबंध व्यक्ति के व्यवहार से है तो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे भी देख सकते हैं। तो जब आप परियोजना का चयन करें तो उसमें सबसे पहले ये देखें कि मुझे क्या पसंद है और मैं जिस परियोजना विषय को लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ वो वास्तव में किस आयाम से जुड़ा हुआ है। क्या वो आर्थिक आयाम से जुड़ा है, क्या वो सामाजिक आयाम से जुड़ा है, या वो क्या किसी व्यक्ति के बिहेवियर से जुड़ा है। ठीक है, तो और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको आपके परियोजना का विषय क्या लेना है। ठीक है, मेनली कोई भी परियोजना जो होती है वो दो बातों पे उसको मतलब दो बातों का क्वेश्चन का आंसर देना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कि सबसे पहले चाहे वो कोई नीति हो, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, पॉलिसी हो, या कोई इंटरवेंशन हो। इंटरवेंशन हम किसको बोलते हैं कि सरकार क्या करती है, अलग अलग बीच में छोटे छोटे प्रोग्राम चलाती है। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक प्रोग्राम है, मनरेगा एक दूसरा प्रोग्राम है, कौशल विकास एक दूसरा प्रोग्राम है। हेलो शिवम, आप अपना माइक म्यूट करें प्लीज। शैलेंद्र जी, मेरा आपसे निवेदन है आप अपना माइक म्यूट करें प्लीज। तो हमेशा आप क्या करें कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर विषय का चयन करने जा रहे हैं तो उसका वो दो बातों का आंसर देना चाहिए कि उससे कौन सी सामान्य समस्या जुड़ी हुई है, कौन सी कॉमन प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर विषय से जुड़ी हुई है, और दूसरा उस समस्या को यदि एड्रेस नहीं किया तो उससे क्या बदलाव समाज में आ सकता है। ठीक है, और फिर तीसरी बात ये हो जाती है कि उस पर्टिकुलर समस्या से कैसे आपका ह्यूमन लाइफ और कैसे आपका सोशल लाइफ अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, फिर या वो कौन से आर्थिक वातावरण में या कौन से वातावरण में मतलब पनप रही है। तो जैसे अब ट्राइबल एरिया की समस्या एक अलग समस्या होगी किसके कंपैरिजन में, एक सिटी के अंदर की समस्या। ठीक है, तो ये भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है कि आप किस एरिया को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जब आप इसके आधार पे यदि आप रूरल एरिया सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसका जो आप इंटरवेंशन लेंगे, मतलब इंटरवेंशन या जो उस समस्या के समाधान के लिए सुझाव देंगे, वो सुझाव भी आपके क्या होने चाहिए, उस पर्टिकुलर एरिया से ही निकल के आने चाहिए। मतलब क्यों, क्योंकि समस्या यदि रूरल एरिया के लिए है तो प्लीज समस्या यदि आपकी रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है तो आपको सुझाव भी उसी ग्रामीण क्षेत्र के लिए देना होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये ध्यान में रखें कि आपकी जो परियोजना का विषय क्या अर्बन एरिया से रिलेटेड है या रूरल एरिया से रिलेटेड है। यदि अर्बन एरिया से है तो उसका सोल्यूशन भी अर्बन एरिया की पॉलिसी या नीति निर्माण के या अर्बन एरिया के जितना भी जो शासन तंत्र है उसी में मिलेगा। लेकिन यदि वो रूरल एरिया से है तो उसका आंसर भी उसको रूरल एरिया में ही मिलेगा। राइट, तो बेसिकली जब आप रूरल एरिया कर लें या अर्बन एरिया कर लें, लेकिन आपका जो सजेशन होना चाहिए या आप जिस नीति का निर्माण करने जा रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, लोकली रिलेवेंट होनी चाहिए, मतलब वहां के स्थानीय लोगों के लिए मददगार साबित होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने आपके सुझाव तो दे दिए कि भाई ऐसा ऐसा करो, लेकिन पता चला वहां के स्थानीय लोग उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी परियोजना का चयन करें तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो उसके आप सुझाव दे रहे हैं वो जिनसे समस्या संबंधित है उन्हीं के लिए उन्हीं के सोल्यूशन के लिए आप उनका सुझाव दें। मतलब वो लोकली रिलेवेंट होना चाहिए।
है ना। तो यदि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को का चयन कर रहे हैं अपने स्टडी के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों के बेटरमेंट के लिए ही आप नीति का निर्माण करेंगे। लेकिन यदि अर्बन एरिया के लोगों का के लिए आप किसी समस्या का अध्ययन कर रहे हैं, तो अर्बन एरिया के हिसाब से आप क्या करेंगे, अपने सुझाव देंगे। तो ये बात बहुत ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी है कि हम विषय का चयन कहाँ, कैसे और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ में आपका एरिया आ जाएगा, क्यों में आपका रीजन आ जाएगा कि आप वो पर्टिकुलर परियोजना क्यों पढ़ना चाहते हैं, या क्यों उस पे फोकस करना चाहते हैं, या क्यों उसका आपका अध्ययन का क्षेत्र हो, और किसके लिए। तो आप जिस भी एरिया के वो स्थानीय लोग हैं उनके लिए करोगे। ठीक है, और उस आपकी जो परियोजना होनी चाहिए वो मेनली, सिरसाट जी मैं भी क्लास में हूं, मैं थोड़ी देर बाद आपको कॉल करती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट होती है, जब आप परियोजना का चयन करें तो हमेशा परियोजना ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के सशक्तिकरण में इंप्रूवमेंट हो। अरे एक दो मिनट, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। आई एम सॉरी, यूनिवर्सिटी से फोन था और बहुत इंपॉर्टेंट फोन था, तो मुझे वो लेना पड़ा। तो मैं बच्चों आपको मैं बेसिकली बता रही थी कि जब भी आप जो परियोजना ले रहे हो वो आप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्यों ले रहे हो, किस एरिया के लिए ले रहे हो, और उससे क्या निकाल के लेके आओगे। ठीक है, कौन सा नीतिगत आप निर्णय देने वाले हो। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि आपकी जो परियोजना होगी या जो परियोजना का टाइटल होगा वो हमेशा जिनके ऊपर भी, जिनसे भी वो समस्या जुड़ी हुई है उन लोगों को एम्पावर, उनको सशक्तिकरण करने वाली होनी चाहिए। मतलब आपके सुझाव ऐसे होने चाहिए ताकि उनके जीवन स्तर में या उनके बिहेवियर में या उनके मानसिक स्तर में सुधार हो सके। ठीक है, और वो सुधार होगा तो उससे ऑटोमेटिकली जो पॉलिसी मेकिंग है, मतलब हम एक नई और अच्छी इंप्रूव्ड पॉलिसी हम दे पाएंगे। ठीक है, तो मेनली आपको इन बातों का ध्यान रखना है जब आप परियोजना के विषय का चयन करें, कि केवल विषय चयन करके उसको केवल हमें लिख के जमा नहीं कर देना है, पर उससे हमारी जो पॉलिसी है उसमें कैसा सुधार होगा या किन किन आयामों पे सरकार ने सुधार करना चाहिए उसकी तरफ भी उसको ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है, यदि आपने ऐसा परियोजना का विषय लिया है जिससे जो रिसोर्सेस से रिलेटेड है, जैसे नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, है ना, उसके आजकल प्रबंधन की बहुत बात होती है प्राकृतिक संसाधनों का, जिसमें प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से आते हैं, जिसमें आपका कोयला है, बॉक्साइट है, लाइमस्टोन है, जो भी हमारी प्रकृति हमको देती है। ठीक है, अब इसमें हमारी सोलर एनर्जी भी होती है, अब आपकी सॉइल एनर्जी भी होती है, पानी भी होता है। ठीक है, अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कई बार आप ऐसा भी ले सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है वो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पे यदि काम करना चाहता है,
ठीक है, कि पानी का प्रबंधन कैसा होता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप केवल प्रबंधन ये ना बताएं कि पानी का प्रबंधन कैसे किया जाए, बल्कि आप ये भी बताने की कोशिश करें कि ऐसा कौन सा मॉडल होगा या सरकार ऐसा कौन सा मॉडल अडॉप्ट करे ताकि वो पानी का मतलब एफिशिएंटली प्रबंधन कर सके, है ना, मतलब कुशल तरीके से प्रबंधन कर सके या बहुत ज्यादा क्षमतापूर्ण उसका विकास कर सके। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट होती है कि उसका जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, ग्लोबल लेवल से भी होना चाहिए। मतलब यदि वो ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और उसका कहीं ना कहीं वैश्विक वातावरण से उसका मतलब कंट्रोल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमको दूसरे कंट्रीज पे निर्भर रहना पड़ता है। तो यदि आप ऐसी परियोजना ले रहे हो कि अभी बढ़ती हुई कीमतों के कारण जो कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब जीवन जीने की जो लागत है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है ना, और उसमें पेट्रोल का प्रभाव देख रहे हो, पेट्रोल की कीमतों का प्रभाव देख रहे हो, तो वहां पे आपको केवल ये बताना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और उसको उस पे निर्भरता कम होनी चाहिए, पर निर्भरता कैसे कम हो ये बताना भी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप किसी परियोजना का चयन करते हैं तो क्या, क्यों, कैसे और किस लिए ये भी बताना आपको आवश्यक है ना। तो ये 4 पॉइंट आपको देखना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप उसकी आलोचना भी करना सीखें, है ना। कोई चीज गलत है तो आप क्लियर कट लिखिए कि परियोजना के माध्यम से बताइए सरकार को कि आपके इस मॉडल में या आपके इस पॉलिसी में या आपके इस प्रोग्राम में ये खामियां हैं और इनमें सुधार की आवश्यकता है। तो आप केवल विषय न लें बल्कि विषय कैसे सुधर सकता है, उसमें क्या क्या खामियां हैं उसको भी बताएं, और साथ में कैसे वो नीति निर्माण में मदद कर सकती है और नीति को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये भी आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हर एक जो विषय आप लेते हैं, जो भी परियोजना आप लेते हैं, उसके क्या होते हैं, कुछ लिंकेज होते हैं। ठीक है ना, क्या लिंकेज होते हैं, मतलब लिंकेज मतलब उनकी कुछ कुछ कड़ियां होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो होती है, जैसे जो भी परियोजना आप ले रहे हैं उसकी जो सबसे पहली कड़ी होती है वो होती है आपकी सोशल सिस्टम। ठीक है, कि उसका प्रभाव समाज पे कैसे पड़ रहा है और उसका प्रभाव आपका जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, मतलब आपका जो शैक्षणिक इंस्टीट्यूट है उस पे कैसे पड़ रहा है। अब आप जिस कॉलेज के भी, जैसे तुलसी महाविद्यालय के छात्र हैं, तो अब यदि आपने एक परियोजना कार्य किया आपके एरिया में, अनूपपुर में, है ना, और वहां पे देखा कि मान लो प्राकृतिक संसाधनों पे किया और आपने देखा कि वहां पे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत तेजी से हो रहा है और प्राकृतिक संसाधन ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहे हैं, तो ये एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आप अनूपपुर में रहते हैं और चूंकि आप एक दिन की तो बात नहीं है, आपको सालों साल यहाँ पे रहना है, और यदि तेजी से संसाधनों का दोहन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्यों, क्योंकि उसका असर वहां के रहने वाले समाज के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो मेन बात ये हो जाती है कि जब आप परियोजना का चयन कर रहे हैं तो समाज पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, सरकार पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपके स्वयं के जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनको भी, इनकी दृष्टिकोण से भी उसमें सुझाव देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये आता है, ये जरूरी नहीं है कि ये मीडिया ने उसको उठाया या नहीं उठाया, या वो पर्टिकुलर चीज आपके व्यापार से या आर्थिक स्ट्रक्चर से या इनसे लिंक है या नहीं, हाँ ना, ये डिपेंड करता है कि आप किस विषय का चुनाव कर रहे हैं। यदि उसका कोई आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है या यदि वो वहां के व्यापार से संबंधित है तो आपको व्यापार से संबंधित भी उसमें सुझाव डालना होंगे। ठीक है, और दूसरी बात है कि यदि आप कोई ऐसी परियोजना ले रहे हो जो किसी एनजीओ द्वारा चलाई जाती है या एनजीओ ने कोई काम किया, जैसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, तो अब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप देखते हो कि कई सारे एनजीओ क्या करते
करते हैं, स्कूल चलाते हैं, ठीक है। अब जब वो स्कूल चलाते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रभाव तो समाज के ऊपर पड़ता होगा। तो एक परियोजना का ये भी एक विषय हो सकता है कि यदि कोई आपके क्षेत्र में कोई एनजीओ चल रहा है, उसने वहां के शिक्षा में क्या विकास किया, वहां के स्वास्थ्य में क्या विकास किया, वहां के लोगों के जीवन स्तर में क्या विकास किया, वहां पे लोगों के को मतलब व्यापार करने में कैसे मदद करी, या वहां पे रोड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास में क्या मदद करी। इसी प्रकार पंचायत है सपोज आपके एरिया में, तो पंचायत को ये एनजीओ कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके परियोजना का अलग अलग क्या हो सकता है, विषय हो सकता है। तो जब आप देख रहे हो तो आपके उस परियोजना के विषय का लिंक जो हो सकता है, सबसे पहले समाज से होगा, फिर आपके शैक्षणिक या सरकार से होगा। वहां पे यदि वो इतना गंभीर विषय है तो निश्चित तौर पे मीडिया से होगा, या वो उसके व्यापार से होगा, या वहां पे काम करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उनसे भी उसका लिंक हो सकता है, ठीक है। अब इसमें अब आपको कैसे पता करना है कि मतलब आप कैसे एक टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, ये बहुत है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, डिडक्शन करना पड़ता है। डिडक्शन कैसे कि एक बड़ा एरिया लीजिए, उसको आप एक डिडक्ट करते हुए, मतलब एक सबसे पहले जैसे आपने अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट लिया, पूरा डिस्ट्रिक्ट मत लीजिए, डिस्ट्रिक्ट में आप देखिए कि कितने ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के बाद आप ये देखिए कितने गांव हैं, गांव के बाद आप ये देखिए कितने पंचायत हैं, और एक पंचायत पे किसी एक पर्टिकुलर योजना का आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो आप पहले एक बड़ा फील्ड लीजिए, उससे आप एक उससे छोटा फील्ड लीजिए, उसके बाद एक टॉपिक डिसाइड करिए, और फिर वहां पे समस्याओं को देखिए। तो इस तरह से आप डिडक्टिव अप्रोच अपनाओगे तो आपको एक अच्छा विषय मिल जाएगा, या एक अच्छी समस्या जिसका आप अनुसंधान आपके परियोजना के लिए कर सकते हो वो मिलेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ एरियाज होते हैं जिसको हम बोलते हैं सोर्स, ठीक है। तो ये अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कुछ सोशल इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं। वो पहले क्या कहते हैं, जो बहुत बुजुर्ग लोग होते थे उनसे यदि आप बात करने जाओगे तो बोलोगे पहले हमारे यहाँ ये होता था लेकिन अब तो ऐसा होता है। तो एक ये भी हमारा विषय हो सकता है कि पहले कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम कैसा था और अब उसमें कैसे परिवर्तन आया, ये भी एक परियोजना का विषय हो सकता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कई बार ऐसा होता है कि हम स्वयं भी जब समाज में घूमते हैं तो हमको उसमें कई सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं, और उसमें ओवर द पीरियड हम पता करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे परिवर्तन आ रहा है, वो भी एक परियोजना का आपका विषय हो सकता है। फिर क्रिटिकल अप्रेजल मतलब आप आलोचनाएं, जैसे कोई योजना चल रही है, बहुत समय से चल रही है लेकिन उसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है, जैसे गरीबी से संबंधित योजना है, पावर्टी के ढेर प्रोग्राम सरकार ने चला दिया, पिछले 75 वर्षों से चलाती आ रही है, लेकिन अभी भी पावर्टी जस की त्यों बनी हुई। तो अब आपको यदि किसी पर्टिकुलर छोटी सी एरिया में यदि पावर्टी का सोल्यूशन ढूंढना है तो बड़े एरिया में तो जाएंगे नहीं, लेकिन एक छोटे से एरिया, एक गांव के एरिया में आप वो कारणों की पहचान कर सकते हैं कि भाई वहां पे गरीबी क्यों कम नहीं हो रही है ना। तो क्या उसके बीच में गरीबी कम होने और योजनाओं के इम्प्लीमेंट होने में क्या कोई संबंध है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे कई पुरानी रिसर्च होती है, उनको आप देख सकते हैं। कुछ पुरानी थ्योरी, जैसे हम हर बार जब पढ़ते हैं तो हमको कई सारे नियम पता चलते हैं, जैसे हम इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी होते हैं जब, तो हम मांग का नियम बोलते हैं या प्रोडक्शन का नियम बोलते हैं। कई पुरानी थ्योरीज भी होती हैं जिनका आज भी उसका मतलब स्कोप है, उसकी सिग्निफिकेंस है, हमारे को दिखाई देती है, ठीक है। तो उन थ्योरी की सारगर्भिता को भी टेस्ट आप क्या कर सकते हो, एक छोटे से एरिया में कर सकते हो। तो परियोजना का ये भी एक बहुत अच्छा विषय हो सकता है। फिर कई बार क्या होता है कि जैसे आप सब मॉल में तो गए होंगे, रायपुर में गए होंगे, या नहीं भी देखा है तो कोई ना कोई ऐसे जगह जहां पे आप सभी लोग उपभोग करते हो। आजकल तो हर बच्चा डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, घर पे ही बैठे बैठे सामान मंगवाता है ऑनलाइन।
तो अब आप वहां पे भी ऐसा देख सकते हो कि ऐसे कितने कस्टमर हैं, या ये भी एक परियोजना का विषय हो सकता है कि ऐसे कितने कस्टमर हैं जो एक महीने के अंदर में ऑनलाइन कुछ परचेज करते हैं या बार बार ऑनलाइन करवाते हैं, ठीक है। तो या आप कहीं परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट भी देख सकते हो। मान लो आप आपके ही कॉलेज में कोई अध्ययन करना चाहते हो, तो आप देख सकते हो कि भाई यदि हम लोगों के बीच में लोगों को खेल खिलवाएं, ठीक है, तो खेल खुलवाने से क्या लोगों का के स्टडी पे कोई असर पड़ता है, क्या वो ज्यादा पढ़ते हैं या कम पढ़ते हैं। तो क्या देख सकते हो, खेल का असर अध्ययन पे, या यदि आप कल्चरल एक्टिविटीज करवाते हो तो कल्चरल एक्टिविटीज का असर अध्ययन पे कैसे पड़ता है। ये भी एक बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जो जिन पे आप अपना क्या कर सकते हो, परियोजना कार्य कर सकते हो। और मेनली सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि ये जो मैं आपको बता रही थी कि आप सबसे पहले क्या करिए, एक बड़ा एरिया ढूंढिए, उसको छोटा करते करते एक छोटी सी प्रॉब्लम पे आइए और उसमें देखिए कि क्या कोई ऐसी चीज है, डिलेमा है, डिलेमा को हम क्या बोलते हैं कि संदेह, क्या कोई ऐसी चीज है जो हमको नहीं समझ में आ रही है, क्या कोई ऐसी बात है जो अनक्लियर है, जिस है ना, क्या कोई ऐसी डिफिकल्टी है जिसके कारण या कोई परेशानी है जिसके कारण वो चीज जिस रूप में लागू होनी थी वो रूप में लागू नहीं हुई। तो ये सबसे आप क्या करोगे, गैप आइडेंटिफाई करोगे, पता करोगे कि मेरे को करना क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार आपने गैप आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप देखो कि कैसा गैप है ना, कहाँ पे लकूना है, कैसे उसको सुधारा जा सकता है और क्यों उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हाई, ये मेन 4 प्रश्न होते हैं जो किसी भी परियोजना पे पहुंचने के लिए या अपनी एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम या अच्छा रिसर्च क्वेश्चन पता करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो उससे आप अपने परियोजना कार्य का विषय क्या कर सकते हो, आसानी से पता कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद ये जब एक बार आपकी प्रोसेस हो जाती है तो इसके बाद आप अपने प्रॉब्लम पे आ जाते हो, ठीक है। और ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि कोई भी यदि एक डिलेमा है, कोई भी एक संदेह है, उसको आप अपनी समस्या कैसे बना सकते हो। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया था, पर मैंने मनरेगा से भी आपको समझा दिया, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद पर आपको जब भी जो भी आप समस्या ले रहे हो तो उसमें 3-4 चीजों पे जरूर ध्यान देना कि वो समस्या क्या है, उस समस्या को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तथ्य हैं। ये देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो तथ्य उसको प्रभावित कर रहे हैं वही आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे कि कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा उसको प्रभावित कर रहा है, ठीक है। क्या वो तथ्यों को हम नियंत्रण में रख सकते हैं या नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं, या उनके प्रभावित करने की सीमा क्या है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि उनके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप कैसी है, मतलब उनके बीच में कार्यात्मक संबंध किस प्रकार का है। क्यों, क्योंकि कोई भी समस्या है उसको यदि 3 या 4 फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, तो वो 3 या 4 फैक्टर्स आपके, हर एक फैक्टर आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है, जिससे और हर एक फैक्टर से उस समस्या का कैसा संबंध है और वो समस्या के संबंधों को कैसे सुलझाया जा सकता है, उस पे आप आराम से परियोजना कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक परियोजना का टॉपिक जब आप लेते हो तो उसको 4 चीजों से परखना हमको आवश्यक है कि वो परियोजना क्या है, कैसी है, किस स्थिति में है और उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो इसके आधार पे आप 4 ऑब्जेक्टिव बना सकते हो और आपके परियोजना कार्य को बहुत अच्छा बता सकते हो। पर इसके बीच के लिए आपको एक ध्यान में रखना आवश्यक है कि आपको कोई ना कोई आपकी इस जो भी शोध आप कर रहे हो या जो भी परियोजना कार्य कर रहे हो, एक ना एक पॉलिसी दे वो, ठीक है, वो एक ना एक नीति सजेस्ट करे और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है उस समस्या में, ठीक है, वो जरूर बताए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इससे आपको मदद मिलेगी कि आप किसी भी परियोजना कार्य को कैसे करें और कैसे हम परियोजना कार्य को कर सकते हैं, ये पता चला। अब आपके कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, अन्यथा मैं इसको यही सत्र को समाप्त करती हूँ।
किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? हेलो, कोई प्रश्न पूछना चाहता हो तो पूछ सकते हैं। हाँ कृष्ण। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। किसी भी विद्यार्थी को कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है मैम सब आपने इतने आसान शब्दों में और इतने अच्छे से डीपली बताया है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अब वो किस तरह से परियोजना कार्य का चुनाव करें और उस पर किस तरह से काम करें। तो थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत ही सरल और व्यवहारिक शब्दों में परियोजना कार्य के चयन के बारे में बात की है। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। आप आए और आपने हमारे विद्यार्थियों को बहुत ही गहरी बातें बताई और मुझे लगता है कि उन्हें किस तरह से काम करना है प्रोजेक्ट को लेकर के, उस बारे में वो निस्संदेह पूरी तरह से समझ चुके हैं और शायद इसलिए भी कोई सवाल नहीं है। हेलो हाँ मैम, जैसे अगर ग्रुप में सभी के पास जैसे अब उन लोगों का समस्या जो अलग अलग, अगर उनके गांव के स्तर पे अगर अलग अलग हुआ तो उसके लिए फिर अलग अलग तुमको प्रोजेक्ट में एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। नहीं, आप चाहें तो एक प्रोजेक्ट पे काम करें और चाहें तो अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, पर अच्छा ये होगा कि आप एक प्रोजेक्ट के विविध आयामों पे काम करें। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि मनरेगा है, मनरेगा का संबंध कई तरीके से हो सकता है। एक गांव के अंदर मनरेगा आर्थिक स्तर को भी बढ़ाती है, सामाजिक स्तर को भी बढ़ाती है, लोगों के बीच में उसके मतलब उससे मनरेगा में काम मिलने के बाद लोगों के जीवन स्तर में भी बहुत सुधार हुआ है, उनके स्वास्थ्य पे भी बहुत सुधार हुआ है ना। या इसका उल्टा असर भी हो सकता है कि मनरेगा में जॉब ही नहीं मिला तो लोगों में अनिश्चितता बनी रही और वहां से माइग्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है कि मनरेगा, कहने के लिए तो सरकार कह रही है कि भाई मनरेगा में सबको उसी गांव में जॉब मिलेगा, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वहां से पलायन हो रहा है। या ऐसा कई बार ऐसा हुआ कि अभी जैसे कोविड के टाइम में जब जो व्यक्ति बाहर रहता था वो भी गांव में जब आके बस गया तो उसने जो मनरेगा के जॉब्स थे, मतलब उपलब्ध जो जॉब्स थे जो उस गांव के हिसाब से थे वो बट गए और बाहर से जो व्यक्ति आया उसने भी जॉब ले लिया। तो हो सकता है कि उस गांव के लोगों में जॉब की कमी भी हो गई हो। ठीक है, तो एक ही कहने के लिए एक ही नीति है मनरेगा, लेकिन उसके कई सारे आयाम हो सकते हैं और उस मनरेगा में जिस प्रकार के कार्य हुए उससे उस एरिया का विकास भी हुआ है। ठीक है, अब उस एरिया का विकास किस प्रकार से हुआ, वाकई में उसका लाभ मिला या नहीं मिला, इसके कई सारे आयाम हो सकते हैं जिसपे हर एक अलग अलग बच्चा अलग अलग टॉपिक ले सकता है इसका। यस मैम, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना? ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच मैम। ओके, तो शैलेंद्र जी। अच्छा मैम, मैम मुझे पूछना है। हाँ आप बताएं सर जी। तो मैम ये तो आपने बहुत ही अच्छा बताया कि हम इस ही विषय से जो विभिन्न पक्ष हैं उनसे हम परियोजना कर सकते हैं। तो मैम, मैम इस साल हम लोग समूह में परियोजना बनवा रहे हैं। अरे 6 बज गया यार सर जी। कृपया अंजलि अपने को मिल लीजिए। हाँ हाँ मैम, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि हम इस ही विषय से विभिन्न पक्षों पे हम परियोजना कर सकते हैं। हाँ, मैम, मैम क्या, इस मैम अपनी बात को मैं पूरा करूँ, फिर आप विस्तार से बताइए। जी। तो
मैम हम लोग इस साल समूह में अपने छात्रों से परियोजना करवाए और तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस साल हम नरेगा पे करवा दें, अगले साल खाद्य सुरक्षा समूह पे करवा दें, या उससे अगले साल सार्वजनिक नीतियों से निर्माण पे करवा दें? क्या मैम ऐसा हम लोग कर सकते हैं? हाँ, आप लोग कर सकते हैं। अब ये किसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपके छात्रों की संख्या क्या है, ठीक है। क्योंकि आप चाहें तो छात्रों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके समूह में करवा सकते हैं, या आप हर एक छात्र को मनरेगा से संबंधित एक विषय लेकर भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो पर आपका उद्देश्य क्या होगा? यदि आपका उद्देश्य है कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा के प्रयासों से जीवन स्तर में सुधार, यदि हम ऐसा एक टॉपिक लेते हैं, तो फिर आप एक ही इस टॉपिक पे अलग अलग छात्रों को छोटा छोटा काम देके उस पे काम करवा के फिर उसको एक बुक के रूप में आप निकाल सकते हैं कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा से होने वाले लाभ या मनरेगा से के कारण आए हुए सुधार, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है, या मनरेगा और रोजगार की स्थिति, ये भी हो सकता है। तो ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपके ग्रुप मेंबर्स में कि आप उसको कैसे रिजल्ट पे कन्वर्ट करवाएंगे, क्योंकि केवल परियोजना करवाना आवश्यक नहीं है, परियोजना के परिणाम कैसे आएंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आप यदि किसी परियोजना को दे रहे हैं तो सरकार वास्तव में ये चाहती है कि परियोजना बच्चा केवल करे ना, बल्कि परियोजना करके उससे नीति निर्माण के सुधार में वो कैसे सहायक होगा उससे संबंधित सुझाव दे। तो मेनली आपका फोकस वो सुझाव निकलवाना है जो मनरेगा के कारण आएंगे, ठीक है। तो उसमें आप अलग अलग आयाम ले सकते हैं, आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, पर्यावरणीय आयाम, सब ले सकते हैं, जीवन स्तर के सुधार, हेल्थ में सुधार, ये सब कुछ ले सकते हैं, अलग अलग आयाम ले सकते हैं मनरेगा के कारण। या उसको यदि आपको देखना है तो स्वास्थ्य में होने वाले परिवर्तन, आर्थिक स्तर में होने वाले परिवर्तन, सामाजिक स्तर में होने वाले परिवर्तन, या विकासात्मक कार्यों में होने वाले परिवर्तन, ये सब भी मनरेगा के कारण आप देख सकते हैं। पर डिपेंड करता है कि आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा की स्थिति क्या है और मनरेगा में क्या लोगों को वहां पे जॉब मिला है या नहीं मिला है, और क्या मनरेगा के कारण कोई चेंज आया है या नहीं आया है। तो ये भी अपने आप में एक स्टडी हो सकती है, ठीक है। हाँ मैम, एक सवाल और है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे। मैम एक सवाल और है। जी जी जी, बताइए। मैम, हम किसी ऐसा ही परियोजना में हाँ अलग अलग समूह को अलग अलग गांव दे दें और इससे हाँ हमारा सैंपल साइज बढ़ जाएगा, तो क्या हम ऐसा कर हाँ, सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है ये। एक बच्चे को एक गांव दे दीजिए और पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर करना हो जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे गांव होते हैं और एक बच्चे के लिए एक गांव बहुत, और उसी का गांव दे दीजिए कि भाई तुम जाके अपने ही स्थिति एरिया में देखो। फिर उसको सबको कंपाइल करके आप बता सकते हैं कि भाई अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा के आए हुए बदलावों का कैसा प्रभाव पड़ा है, तो वो आप बता सकते हैं इजीली। और हाँ, इसे हम प्रशासन भी करवा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं, और सैंपल साइज में उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ सकते हैं। और अपने छात्रों से हम नाम भी दे सकते हैं उसमें। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। जी, थैंक यू सो मच, है ना। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अमित सर। थैंक यू मैम। तो मिशन समाप्त किया जाए। यस सर, मुझे लगता है आज का सेशन बहुत लाभप्रद रहा है बच्चों के लिए, और मैं अपने सारे विषय विशेषज्ञों का बहुत दिल से आभार करती हूँ। हाँ, यही मैं चाह रहा था, वो सब साइंस कर लीजिए और फिर समाप्त कीजिए। हाँ, वही कर रही थी सर। तो मैं इस कार्यशाला में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का और हमारे सारे विषय विशेषज्ञों का दिल से आभार करती हूँ, व्यक्त करती हूँ। और अमित सर जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की है उन्होंने, उसके लिए और उनके पूरे टेक्निकल सपोर्ट के लिए मैं उनका आभार करती हूँ। जूम के ये रिकॉर्डेड वर्जन के लिए जिन
सर से सहयोग मिला है। सर उनका नाम मैं भूल रही हूँ। ये शैलेंद्र मिश्रा सर। हाँ, शैलेंद्र सर। सर उनका मेरे भी नाम में वही आते होंगे। हाँ, शैलेंद्र मिश्रा सर। यस सर। उनका भी मैं बहुत ही हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपकी वजह से हम ये कार्यशाला को रिकॉर्डेड रूप में चला सके, और बहुत अच्छा सहयोग रहा सर आपका, तो धन्यवाद। और सभी स्टूडेंट्स का कि उन्होंने इन्हें इतने शालीनता से इस प्रोग्राम को सुना, और मुझे आशा है कि ये आप लोगों के लिए बहुत लाभप्रद होगा, ना कि सिर्फ इस वर्ष के लिए, बाकी आने वाले हर सत्र में जब आपको प्रोजेक्ट कार्य करना होगा तो इससे आप कुछ सीखेंगे, और यही आपका बेस बनेगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी के इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। अब मुझे थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अमित सर अब समाप्त करते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैम।